नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हमारे राज्य में गेहूं की खेती की बात की जाए तो ये बड़े एरिया में की जाती है। यदि किसान गेहूं की उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई करते हैं तो गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बहादुर सिंह। तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर। सुखलाल मेरा नाम है। जो मैं पहले से ये लगाया कपास लगाया, कपास के कटिंग हो चुकी है, तो इस देशों में गाँव से ये लेट हो गया हो तो कौन सा बीज लगाना चाहते हैं सर, जानकारी देना सर। किसान भाइयों का जिसका खेत जैसे जवार लगा रखा, मक्का लगा रखा है, उनका खेत खाली हो गया है, उन्होंने सामान्य बुआई कर दी है गेहूं की। जिसका खेत अभी तक खाली नहीं हुआ था, अभी खाली हो रहा है, तो वो अपन देरी से गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए और अंतिम जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है, कीड़ों का प्रकोप है, उसके लिए क्विनोल फॉस पाउडर 1.5% 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई के समय आप खेत में डालें, जिससे आपकी दीमक है, कीड़ों की आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद किसान भाई देरी की बुआई के लिए अलग अलग किस्म है, तो इसमें किस्म है किसान भाइयों लोक-1, राज 3765, राज 3777, HD 2932, राज 4083। ये किस्में देरी बुआई के लिए अच्छी उपयुक्त हैं और आपका अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाई देरी की बुआई के लिए आपको जो सामान्य गेहूं की बुआई करते हो उससे ज़्यादा आपको बीज की रेट रखनी पड़ेगी। बीज की दर आपको 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में डालें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं की फसल में लगने वाले कीट रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार करना चाहिए। बीजों को FIR विधि से उपचारित करें। गेहूं की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। तो कितनी मात्रा में करें खाद उर्वरकों का प्रयोग, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। किसान भाई अगर अपन खाद उर्वरक की बात करें तो आपके अगर खेत में देसी खाद नहीं है तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो 10 से 15 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। उसके बाद अपना जो यूरिया है, DAP की मात्रा आप अपने जो खेत की जांच करा रखी है मिट्टी की, उसके हिसाब से अगर किसान भाई ने किसी ने खेत की मिट्टी की जांच नहीं करा रखी है, 90 किलो नाइट्रोजन 35 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में ले। नाइट्रोजन का 1/3 भाग यानी कि तीसरा भाग और DAP पूरी मात्रा बुआई के टाइम आप सीडील में बुआई करते समय डालें। अब किसान भाई इसमें पिलाई की बात करते हैं अपन, तो सिंचाई के लिए किसान भाई जब आप अगर खेत को तैयार करोगे पहले आप प्री सोविंग इरिगेशन कर लोगे। रिलाई करने के बाद आप बुआई करना। बुआई का समय किसान भाई देरी बुआई के लिए नवंबर अंतिम सप्ताह से लगा के कि 15 दिसंबर तक आप आराम से बुआई कर सकते हो। और देरी से बुआई करने के लिए आपको सीडील काम में लें। सीडील काम में लेने से आपका एक तो आपकी गेहूं की बुआई लाइनों में रहेगी, दूसरी बात आपका प्रॉपर अंदर गहराई तक बीज गिरेगा, जिससे आपके पक्षियों से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और अच्छा जर्मिनेशन होगा, अच्छी तरह से उग जाएगा। गेहूं की फसल में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है, तो गेहूं की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करें। किसान भाई जब आप खेत की रिलाई कर दी उसके बाद आपका गेहूं उग जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको 20 से 21 दिन पे आपको पहले सिंचाई करनी जरूरी है। इस समय सिर्फ जड़ की फुटान उठती है। इस समय किसान भाई अगर पिलाई सिंचाई नहीं कर रहा है तो आपको उत्पादन पर फर्क पड़ेगा। अगर 20 से 21 दिन पे आप सिंचाई कर रहे हो, आपकी जो शीर्ष जड़ है अच्छी फुटाने की, जिसको CR स्टेज बोलते हैं, इससे आपको उत्पादन में अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद आप कले फूटते समय आपकी सिंचाई करो। जब टिलर्स निकल रहे हैं, दाने बन रहे हैं, दूधिया दाने की अवस्था में आप सिंचाई करो। इस प्रकार करीबन 5 से 6 सिंचाई करने से आपका गेहूं की फसल पक जाएगी। खरपतवार के लिए किसान भाई 30 से 35 दिन की फसल हो जाए, तो अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले चारा है, खरपतवार है, उसके लिए आपको 500 ग्राम 2,4-D स्टर पाउडर वह आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेना है। अगर आपके खेत में घासकुल वाली जो संकरी पत्ती वाली खरपतवार है, उसके लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन
25 ग्राम सक्रिय तत्वों के हिसाब से प्रति हेक्टेयर काम में लें, जिससे आपके ये जो खरपतवार की निजात मिल जाएगा। अपन ने 1/3 भाग नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन यूरिया की मात्रा दी, उसके बाद 2 भाग है। जब आप पहली सिंचाई करोगे उस समय दूसरा भाग नाइट्रोजन का आपको देना है लाइनों में, और जो 1 भाग बच जाएगा, तीसरा भाग वो आपको जो दूसरी सिंचाई करोगे उस समय आपको नाइट्रोजन की मात्रा दे देना, जिससे आपकी पैदावार अच्छी रहेगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, गन्ने की कटाई का काम चल रहा है और राज्य में गन्ने से लघु और सीमांत किसान गुड़ बनाते हैं। और जो किसान गुड़ बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CK झा। देखिए, मैं आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तम गुड़ उत्पादन जो है वो कैसे करें। तो आप सबसे पहले अनुशंसित तरीके से, वैज्ञानिक विधि से, जो आपके प्रभेद अनुशंसित है हमारे संस्थान से, उस प्रभेद की खेती करें और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। यदि आपने उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में नहीं किया है, या आपका गन्ना जो है कीट व्याधि से ग्रसित है, यदि आपका गन्ना रोग से ग्रसित है, तो ऐसे गन्ने से यदि आप गुड़ बनाएंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। शीतकालीन गन्ना अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक तैयार हो जाता है, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान ले कि गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम ब्रिक्स मीटर रीडिंग होने पर कटाई न करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें। कटाई के बाद इसमें 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना है। आप गन्ने की सफाई, बिना गन्ने की सफाई किए हुए आप उसका रस में परिवर्तित न करें। सबसे पहले उसके पत्ती को साफ करें और गन्ने में जो भी आप गंदगी देखते हैं, मिट्टी के कण हैं, उन सबको अच्छी तरह साफ होना आवश्यक है। नहीं तो आपका सूक्ष्म जीव जो है वो आपके रस में चला जाएगा। और चूंकि हमारे ये बीज खाने में प्रयोग किया जाता है और ये मिठास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये इस देश में। तो पहला आपका पेड़ाई के लिए यदि आप मशीन सही आपके पास नहीं है, मोटर चालित नहीं है, सबसे पहले आप मोटर चालित जो आपका क्रशर है वो होना चाहिए। यदि आपका मोटर चालित क्रशर होगा तभी आप रस की सही मात्रा निकाल पाएंगे और सामान्य रूप से उसमें 70 से 75% तक आपको रस की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आप सही मात्रा में रस निकालेंगे गन्ने से। रस निकालने के बाद रस को छानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रस की छनाई करेंगे और रस को छानने के बाद इसे हम फिर चूल्हे पर गर्म करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका यदि परंपरागत रूप से आप चूल्हे का निर्माण किए हुए हैं तो उससे आपको ईंधन की बचत नहीं होगी और आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और गुड़ का उत्पादन भी कम होगा। तो वैज्ञानिक विधि से चूल्हे का निर्माण जो किया गया है, जिसमें कि चिमनी होती है और 2 से 3 कढ़ाई को हम एक साथ गर्म करते हैं। एक में हम मुख्य ताव देते हैं, उसके बाद जो दूसरा ताव होता है उससे रस फिर गर्म होता है, फिर तीसरा हल्का गर्म होता है और ये हम इस तरह से एकांतर क्रम में इसको चलाते हैं कि हमारे ईंधन की बचत होती है। तो आपको ईंधन का बचत करना है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आप कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करें और आपको अधिक से अधिक आमदनी हो। सामान्यतः 100 लीटर का यदि कढ़ा आप इस्तेमाल करते हैं तो उस 100 लीटर के कढ़ाई में आप रस की मात्रा जो अपने छने हुए रस को डालेंगे। अब यहाँ से हम रस को गर्म करने की विधि शुरू करते हैं और जब रस गर्म होना शुरू होता है तो इसमें अशुद्धियां आती हैं और ये जो अशुद्धि होती है इसे सामान्यतः हम बाहर निकाल देते हैं, जिसे आप मैली के रूप में जानते हैं। तो जैसे जैसे आप इसे गर्म करते जाएंगे, जैसे ही उसमें तापमान उसका बढ़ेगा, मैली बाहर निकलना शुरू होगा, जिस मैली को बाहर निकालते जाना है। सामान्य रूप से हम लोग वानस्पतिक रस शोधक में आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगली भिंडी कहते हैं, जिसे आप सामान्य रूप से उगा सकते हैं। देवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेमल की छाल, फालसे की छाल, इन सभी वानस्पतिक रसशोधक का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसे बनाए कैसे? रसशोधक जैसा कि आप भिंडी लें, जंगली भिंडी, तो ये 200 ग्राम इसका जड़ या तना, इसको पीस कर आप 5 लीटर पानी में इसके रस को तैयार कर लेते हैं और जब आपका आपका रस उबलना शुरू हुआ, उस उबलते हुए रस में मैली की सफाई के लिए इस वनस्पतिक जो आपने बनाया है भिंडी का रस, इसको आप डालते रहेंगे
3 से 4 बार इस रस को डालेंगे और जो भी अशुद्धि आएगी उस अशुद्धि को बाहर निकालते हुए चले जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि आपका साफ मैली निकलना शुरू होगा, उसको भी आप बाहर निकाल दें। और इसके पश्चात क्या होगा, इसके पास आपका रस जो है काफी तेजी से झाग के साथ उबलना शुरू होगा और जो आपका गुड़ ये बनने की स्थिति आ रही है वहां पर उस झाग को रोकने के थोड़ा हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। 3-4 बूंद थोड़ी मात्रा में उसमें तेल का बूंद उसमें डाल देते हैं, जिससे कि आपका झाग और जो उफान आता है रस में वो उफान बंद हो जाएगा और ये आपकी गुड़ बनने की प्रक्रिया पर ये आपका रस आ गया। रस काफी गाढ़ा हो जाएगा, उसमें तार निकलना, एक साथ बहुत सारे तार बनेंगे। अब निर्भर ये करता है कि आप किस तरह का गुड़ बनाना चाहते हैं, रवादार बनाना चाहते हैं या बिना रवादार बनाना चाहते हैं। यदि आप रवादार बनाना चाहते हैं तो उसे आप कम चलाएंगे और यदि बिना रवादार बनाना चाहते हैं उसे काफी देर तक आप चलाते रहेंगे। और अब इसे रस को धीरे धीरे आप जब गुड़ बनने की स्थिति में हो जाए तो इसे आप ताव कम करते जाएंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे और इसे ठंडा करना है। और उस समय जो तापमान होता है वो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं जब गुड़ को ठंडा होने की स्थिति में होती है। और अब ये प्राय देखा गया है कि परंपरागत ढंग से बड़ी बड़ी चक्कियों का निर्माण किया जाता है और उस बड़ी चक्कियों को बाजार में ले जाना और जो ग्राहक है उसको उतने मात्रा में वो नहीं खरीदते हैं, तो आप गुड़ को काट कर सामान्य रूप से देखेंगे बेचा जाता है तो उसके फिर भंडारण में समस्या आती है। और ऐसे स्थिति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उस सांचे का प्रयोग करें। जैसे हमारे यहाँ 1 kg के सांचे हैं, उस 1 kg के सांचे में आप गुड़ को ठंडा करें, उसमें जमाएं। आप इस सांचे को देखें, ये सांचे से जब गुड़ बन के निकलता है इसमें ठंडा करते हैं गुड़ को तो 1 किलोग्राम उसका वजन होता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान होता है। इसे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं ले जाना और एक गिफ्ट के रूप में भी इसे लोग काफ़ी ले जाना पसंद करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण एक जो पहलू है वो है भंडारण। यदि अब गुड़ का भंडारण ये देखा गया कि आप सही ढंग से भंडारण नहीं करते, जहाँ आर्द्रता बहुत अधिक है वातावरण में, यदि वहां पे आप गुड़ का भंडारण करते हैं, आपका भंडारण का जगह सही नहीं है तो आपका जो सुनहरे रंग का गुड़ है, जो आपका ये रंग है, ये रंग धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और रंग की ही बात नहीं, चूंकि ये खाने की वस्तु है, इसमें किसी तरह का कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह की परेशानी बाद में ना हो, तो इससे बचने के लिए आपको भंडारण बहुत सही तरीके से करना होगा। और भंडारण के लिए हमें आर्द्रता का ध्यान रखना है और बरसात के मौसम में भंडारण न करें और शीत टेम्परेचर जो कोल्ड टेम्परेचर इस पर हम भंडारण कर सकते हैं। और इसका स्टोर रूम सही होना चाहिए और पैकेजिंग सही होनी चाहिए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि देरी से बोए जाने वाले गेहूं की बुआई का समय है। बीज दर 125 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई से पूर्व बीजों को फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर से प्रति किलो बीज दर से उपचारित करें। गोभी एवं मूली में मोइला एफिड कीट के प्रकोप की संभावना है। मोइला कीट के नियंत्रण हेतु डाईमिथोएट 30 EC या मिथिलाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75P 1.5 ग्राम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में आरा, मक्खी, पत्ती भक्षक लटें एवं गोभी तितली का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम का प्रति पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन व मोजेक रोग के प्रकोप की संभावना है। रोगों के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें। रोग के प्रसार को रोकने हेतु कीटनाशी डाईमिथोएट 30 EC या मिथियोडिमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव जखोरा, जिला कोटा के सौरभ सिंह ने आपने पशुओं के लिए सोलर कुकर से बाटा बनाने के बारे में जानकारी चाहिए है, तो आपकी जानकारी के लिए
प्रस्तुत है यह अंश। तकनीक के आधार पर किसान भाइयों ने या पशुपालकों को जिनको कि पशुओं को खिलाने के लिए जो बाटा पकाना पड़ता है, तो वो बाटा कुकर भी हम इसी तरह का बनाते हैं। केवल उसमें ये अंतर है कि वो सीमेंट ईंट का बना हुआ एक जगह फिक्स करके बनाया जाता है और उसमें भी यही प्रावधान है कि गर्मी जितनी भी सूरज की आ रही है वो उसके अंदर जाएगी और उससे बाटा पक के तैयार हो जाएगा। तो उसमें भी क्योंकि बाटे में ये खास बात है कि बाटा जनरली धीरे धीरे कम आंच पर पकाया जाता है, तो इसमें वो सुविधा मिलती है कि इसमें धीरे धीरे वो पक के तैयार होता है और उसमें किसी तरह की लकड़ी या और किसी ईंधन की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। 2 घंटे 3 घंटे अगर अपन उसको रख दें तो वो आराम से उसमें पकता रहेगा। पशुपालकों की एक पसंद है कि बाटा कुकर बनाकर और वो बाटा बना के पशुओं को खिला रहे हैं पकाकर। बाटा कुकर जो बनाया जाता है उसमें लगभग 8 से 10 किलो मात्रा एक साथ हम पका सकते हैं और पकने का समय उसमें जो लगता है वो लगभग 5 घंटे 6 घंटे का होगा और उसकी जो कीमत आएगी वो 6,000 रुपये के आसपास उसकी कीमत आएगी। और उसमें भी ज़्यादा कुछ रखरखाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ईंट सीमेंट का बना हुआ है। उसका आउटर बॉडी तो सारी ईंट सीमेंट की बनी हुई है और ऊपर से उसमें इसी तरह का ग्लास का कवर और एल्यूमिनियम की शीट लगाकर, तो वो बाहर खुले में भी पड़ा रहता है, तो उसमें काफ़ी दिनों तक उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है। किसान भाइयों, अभी जैसे हमारे पास जनरली बाटा पकाने के लिए अगर हम लकड़ी का उपयोग करते हैं घर के बाहर, तो उससे जो धुआं होता है और उस धुएं से जो नुकसान होता है, लकड़ी भी अच्छी नहीं मिल रही है, काफ़ी जलाऊ लकड़ी आजकल नहीं मिल रही है, तो डंठल वगैरह ये सब जलाकर और किसी तरह से हम बाटा पकाने की व्यवस्था करते हैं। और या फिर हम चाहें तो हम लोग अगर उसको बचाने के हिसाब से हम इस तरह का बाटा कुकर का उपयोग कर सकते हैं। और जो पशुपालक भाई हैं उनसे तो ये अपेक्षा है कि आप लोग इस तरह का बाटा कुकर अपने यहाँ पर ज़रूर लगवाएं, बनवाएं और पर्यावरण को तो बचाएं ही, साथ ही साथ हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखते हुए और अच्छा पका हुआ बाटा जो है वो पशुओं को अगर हम देंगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के चुनी हुई कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। 1.5 के बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और इससे होने वाले लाभ।
हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।